नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन के पार्ट्स, उसकी वर्किंग, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उसकी लिमिटेशन। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पूरी साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो साइक्लोट्रॉन जो है ये एक इस तरह का डिवाइस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उनको एक्सेलरेट करने के काम आता है। और ये डेवलप किया गया था जो लॉरेंस एंड जो लिविंगस्टोन है उनके द्वारा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इसका जो प्रिंसिपल है वर्किंग का वो क्या है। तो जो इसकी वर्किंग बेस है वो इस फैक्ट के ऊपर बेस है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट हम कर सकते हैं, और वो भी काफी हाई एनर्जी पर उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों की हेल्प से हम किसी भी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, जैसा कि हमने बात की, उसके लिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास होता है, एक साइकिल जो हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, तो इस तरह से ऑसिलेट करना। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, इसी तरह से आपके पास एक दूसरा कंडक्टर है, डी की शेप में हम ले रहे हैं, और इसके साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को हम लगा दें, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो एक बार इसको ये पॉजिटिव दे, एक बार नेगेटिव दे, और फिर से जैसे ही ये साइकिल जो है चलती है, ये अपना फेस चेंज करती है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, ये हट जाए। यानी कि एक बार ये पॉजिटिव की तरह काम करे, तब ये दूसरा नेगेटिव की तरह काम करेगा, और जब ये नेगेटिव की तरह काम करे तो दूसरा ही पॉजिटिव की तरह काम करेगा। तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये काम करता है। इस कंडक्टर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है, या कहें कि पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर जो सिंबल कह लीजिए, ये चार्ज कह लीजिए, ये चेंज करता रहेगा। और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, उससे गुजारेंगे बार बार। तो उससे क्या होगा, वो एक्सेलरेट होता चला जाएगा, यानी कि उसकी गति जो है बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए पहले इसको हम अलग अलग से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो डी ले लेते हैं, इनको हम डी बोलते हैं, और ये हमारी होलो कंडक्टर की तरह होती हैं, इवैक्यूएटेड कह लीजिए। तो डी शेप के हमारे पास कंडक्टर कह लीजिए। तो ये D1 हो गई, ये D2 हो गई। अब इन दोनों डी को हम एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जोड़ देते हैं। ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है ये काम क्या करता है, लगभग 10⁴ वोल्ट के करीब ये प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, लगभग 10⁷ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करता है। एट ए फ्रीक्वेंसी इतने पर इतना वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये इन दोनों होलो कंडक्टर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक समय में जब D1 पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर D2 नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही साइकिल चेंज होगी, यहाँ से ये साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस तरह से जैसे जैसे साइकिल गुजरती रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव जो है चेंज होते रहेंगे। तो इससे होगा क्या, तो इससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्रिएट होगा। तो वो समझ लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये हम मान लेते हैं कि अभी ये पॉजिटिव प्लेट है और अभी ये नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जब यहाँ पर इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के कारण इन दोनों का टर्मिनल चेंज होगा, तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी। यानी कि अभी ये पॉजिटिव की तरह और ये अब नेगेटिव की तरह काम करेगा। तो ध्यान से समझिए, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव था, अब इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये जैसे जैसे साइकिल चेंज होती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। ये हमें समझ आ गया कि किस तरह से ये होगा। चलिए अब हम इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर समझते हैं, इन्हीं 2 डीज को। तो ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर हम इन्हीं डी को, जो कि हमने ये होलो कंडक्टर या इवैक्यूएटेड डी ली हैं, ये जो कंडक्टर हैं, इन्हीं को हम 2
मैग्नेट पोल के बीच में रख देते हैं। अब यहाँ पर एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है हमारे पास, और दूसरा जो पोल है वो साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने इन 2Ds को रख दिया, और जो ये 2D है हमारी, ये इनके बीच में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अब इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इन दोनों के बीच में था, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर होगा क्या इन दोनों के कारण? अब एक चीज समझिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए क्यू चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल जब इसके संपर्क में आता है तो वो एक पैराबोला पाथ लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगती है। वो फोर्स कितनी होती थी? हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, क्यू इंटू ए, यही होती थी। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर लेते हैं, इनवर्ड की तरफ, की अंदर की तरफ है, प्लेन ऑफ द पेपर से इनवर्ड की तरफ। तो जो पार्टिकल है वो यहाँ पर इस तरह से सर्कल में घूमता है, तो पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कल में घूमता है वेलोसिटी के साथ, कुछ भी v ले लीजिए, या वर्टिकल कंपोनेंट के कारण कह लीजिए वेलोसिटी के, जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको सर्कुलर डायरेक्शन दे रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब वो उसमें जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसको अपनी तरफ खींचता है, एक तरह से उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है अलोंग इस एक्सिस। अगर हम वर्टिकल एक्सिस लें, ये वाला, ये जो है ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस अगर ये हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो वहां पर कोई स्पीड में चेंज नहीं होगा, लेकिन अलोंग ओ वाई जो है वो उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको सर्कुलर डायरेक्शन में इसकी जो डायरेक्शन है चेंज करेगा, इसको पार्टिकल को मूव करने की कोशिश करेगा। वही यहां पर होगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों डी के बीच में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, जो डी के जो है इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसके बीच में नहीं होगा इस डी के, क्योंकि ये होलो कंडक्टर है। होलो कंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके बीच में कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसके बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां पर रहेगा, यहां पर, अंदर नहीं रहेगा डीज के अंदर, क्योंकि होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो वो चीज तो ध्यान रखना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसके अंदर से परपेंडिकुलर भी जा रहा है, तो वो तो इफेक्ट करेगा। तो अब होगा क्या? अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को इसके साथ जोड़ दिया, जो कि ये 2D हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस तरफ है, इस तरफ, यानी कि ये प्लस है हमारा और ये माइनस है अभी। तो अब होगा क्या, जो पॉइंट ऑफ प्रोड्यूस है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए यहां पर प्रोड्यूस होता है, ये बिल्कुल सेंटर से, यहां से हम उसको यहां पर जनरेट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हम इसको प्लस क्यू बोल देते हैं। अब देखिए ये किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और इस तरफ आने से ये एक हाफ सर्कुलर पाथ लेगा। अब यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में ही वो मूव होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस डी के अंदर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि होलो कंडक्टर है हमारे पास। लेकिन इसने सर्कुलर पाथ क्यों लिया? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इसने सर्कुलर, हाफ सर्कुलर पाथ लिया और दोबारा से ये यहां पर आ गया। अब यहां पर लगा लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन ये आ गई, यहां से घूमकर ये यहां पर आ गया। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा, यहां पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब की बार क्या होगा, इनका जो टर्मिनल है दोनों डी का, ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये जो होगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी प्लेट। तो जिस समय ये टाइमिंग बनाई जाती है कि जिस समय इस गैप में आएगा, यहां पर जो है
फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये किस तरफ जाएगा, ये हमारा इस डी के अंदर जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये जो है इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर से होकर आएगा। फिर ये इस तरह से ये चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से इसकी रेडियस जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। और इसको हम एक जगह से बाहर भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर हम अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं जो इसको अपनी तरफ खींच लेता है और इसको टारगेट पे हिट कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, टी लिख लेते हैं, टारगेट यहाँ पर हिट करना है, तो यहाँ पर अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसके थ्रू ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर खींचता है और यहाँ पर टारगेट पे हिट हो जाता है। मेन काम क्या है कि इसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते चलना है। तो वो कैसे होगी, हमने देखा जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा ये गैप में आता रहेगा, तेज होने के साथ ही दूसरी डी के अंदर चला जाएगा, फिर से गैप में आएगा और तेज होगा, दूसरी डी के अंदर चला जाएगा। रेडियस क्यों बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस गैप में आते ही इसको और वेलोसिटी मिल जाती है, तो इसलिए वो और तेजी से जाता है और रेडियस जो है इंक्रीज होती चली जाती है। अब जो ये पार्टिकल हाफ सर्कल में चल रहा है, ये किसके कारण से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह की सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जैसे मान लीजिए एक थ्रेड है, उसके साथ एक पत्थर को आप बांध देते हैं और इस पत्थर को आप घुमाते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लगती है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगती है। तो ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये सर्कुलर पाथ में चलता रहे। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके बराबर होती है, mv²/r के बराबर ये होती है। अब यहां पर अगर हम देखें जो वेलोसिटी है और जो फोर्स है, यानी कि अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखें मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो क्या होता है, bqv sin थीटा, यही होता है। तो यहां पर जो थीटा है हमारे पास वो 90 डिग्री होगा, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम इसको फोर्स मिल रही है वो 90 डिग्री पर मिलेगी जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है एक तो है bqv के बराबर, और ये किसके बराबर है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है जो इसकी सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखेगी। तो यानी कि ये दोनों ही हमारी बराबर हैं, bqv इक्वल टू mv²/r, ये दोनों ही बराबर हैं। यहां से आप r को निकाल सकते हैं। r क्या है, जो रेडियस है, तो रेडियस को आप निकाल सकते हैं। तो रेडियस यहां पर क्या आ जाएगी, v से एक v कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगी mv/bq, ये आ जाएगी हमारे पास रेडियस। तो इस तरह से आप रेडियस को निकाल सकते हैं। अब अगर हम टाइम पीरियड को निकालना चाहें, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये सेमी सर्कुलर पाथ ले रहा है जिसके लिए हमने रेडियस निकाली है। अगर हम जो है एक डी के अंदर बात कर रहे हैं तो सेमी सर्कुलर पाथ ले रहा है, तो इसके लिए टी हम ले लेते हैं इस सेमी सर्कुलर पाथ के लिए। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, टाइम क्या होगा हमारे पास, वो होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मान लीजिए x/v लिख लेते हैं। अब यहाँ पर x जो है वो है क्या हमारे पास, डिस्टेंस जो है ये हमारा हाफ सर्कुलर है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर। अगर कंप्लीट सर्कल की बात करते तो 2πr होता, हाफ सर्कल है तो पाई इंटू आर, और डिवाइड में जो v है हमारे पास ये आ गया, तो x/v। अब यहाँ पर r की वैल्यू को यहाँ पर ये पुट कर देते हैं हम। r की वैल्यू जब आप ये पुट करेंगे mv/bq, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी पाई m/bq, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से इसको आप रिफॉर्म करके भी लिख सकते हैं, पाई डिवाइड बाय b, और इस m को नीचे लिख सकते हैं यानी कि q/m, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, तो इस तरह से एक कांस्टेंट के बराबर यानी कि ये आ जाता है। t जो है टाइम जो है आप इस तरह से निकालेंगे, ये कौन सा टाइम है, टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब ए सेमी सर्कुलर पाथ, तो इस t से आप उसको निकाल सकते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि किस तरह से ये एक्सेलरेट हुआ। अब अगर हम मैक्सिमम एनर्जी की बात करें पॉजिटिव आयन की, तो वो कब होगी, तो यहां पर हम v0 को मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये हम मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। और इसी तरह से r0 को मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम रेडियस है, किसकी, जो सर्कुलर पाथ की है, जो पॉजिटिव आयन जो है साइक्लोट्रॉन के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो
यहाँ पर हमने V नोट और R नोट लिया, तो बस हमें यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर देना है। यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम निकाल रहे हैं जो एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसके लिए ये होगा हाफ mv नोट का स्क्वायर। अब यहाँ के लिए हम जो है V नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कहां से, इस रिलेशन से ही निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास mv नोट बाय r नोट, इसका स्क्वायर है, और इक्वल टू ये आ जाएगी b क्यू v नोट के बराबर, b क्यू v नोट, यानी कि v की जगह v नोट हमने रख दिया, r की जगह r नोट रख दिया, v की जगह v नोट। तो अब यहां से हम v नोट की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास b क्यू r नोट डिवाइड में m, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास v नोट की वैल्यू। इस v नोट की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे हमें जो है मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी जो कि पॉजिटिव आयन की है। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ m, और v नोट की जगह हम ये b क्यू r नोट बाई m पुट करेंगे, यानी कि b क्यू r नोट बाई m ये हम पुट कर दिया, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और इसको अगर फर्दर रिफॉर्म करेंगे आप तो m स्क्वायर आएगा, तो m से m भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1/2m b स्क्वायर क्यू स्क्वायर r नोट का स्क्वायर। तो ये जो है मैक्सिमम एनर्जी रहेगी ऑफ द पॉजिटिव आयन की जो है, तो ये निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहते हैं, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं 1/t होती है, 1 टाइम पीरियड होती है। तो इसके लिए हमें टाइम पीरियड को निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड जो होगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा। अब इसके लिए हमने t लिया था हाफ सर्कल के लिए, तो पूरे के लिए हम लेंगे तो 2t के बराबर ये हो जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पाई m बाय बी क्यू, यही हमने निकाली थी, पाई m बाय बी क्यू t की वैल्यू निकाली थी। तो टाइम पीरियड तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 2 पाई m बाय बी क्यू। अब इसकी t की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बी क्यू बाय 2 पाई m ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू। इसी तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू, यही होती है। न्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो न्यू की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, ये क्या है, बी क्यू बाय 2 पाई m। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बी क्यू बाय m। तो ये आ जाएगी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू साइक्लोट्रॉन के लिए। तो ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, जो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन है कि वो क्या क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन, when a positive ion is accelerated by the cyclotron it moves the greater and greater speed। तो वो greater और greater speed से चलेगा, ये हमें पता है कि हम जब पॉजिटिव आयन को यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पीड इसकी इतनी ज्यादा हो जाती है, यानी कि कंपेरेबल अगर हम लाइट के बराबर माने, तो मास जो होगा आयन का वो भी तो बढ़ेगा। अब ये किस रिलेशन से हमने कहा, ये हमारे पास रिलेशन है m इक्वल टू m नोट, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इस रिलेशन से हमने कहा। MO क्या है, यहाँ पर रेस्ट मास है, यानी कि जो रेस्ट में है जब जो चार्ज आयन है, तो MO वो मास हो गया। और ये जो M है ये क्या है, मास ऑफ द आयन है जब वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इसी रिलेशन से हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, जो मास है वो बढ़ता चला जाएगा। ये v जो है अगर आप c के इक्वल टू पुट कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के लगभग इक्वल टू आ जाते हैं, तो ये तो कट आउट हो जाएगा। तो यानी कि जो मास है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इस रिलेशन से हम कह सकते हैं तो मास तो काफी इंक्रीज हो जाना चाहिए। और उसके लिए अगर हम टाइम को निकालें, यानी कि जो टाइम टेकन होगा आयन के द्वारा, जो हमारा सेमी सर्कुलर पाथ ले रहा है,
तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए हमें क्या निकाला था, पाई एम बाय बी क्यू, यही निकाला था। तो यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है तो पाई बाय बी क्यू, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m नोड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। तो टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें, यानी कि जो टाइम है, अगर v इंक्रीज होगा तो टाइम भी तो इंक्रीज होगा, अगर हम इस तरह से देखें, क्योंकि ये फिर से वो 1 माइनस में है, अगर ये इंक्रीज होगा तो टाइम जो है वो भी तो इंक्रीज होगा। अब अगर टाइम इंक्रीज होगा तो जो कि ये आयन था सेमी सर्कुलर पाथ लेकर यहाँ पर गैप में आ रहा था, हमने टाइमिंग बनाई हुई थी, लेकिन अगर ये टाइम इंक्रीज हो गया, इनकी टाइमिंग अच्छी नहीं बनी कि जब ये बीच में आए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो है चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, हमारा जो आयन है एक्सेलरेट नहीं होगा, अच्छे ढंग से एक्सेलरेट नहीं होगा, यानी कि जो आयन है वो उस स्पीड से मूव नहीं कर पाएगा जिससे हम उसको करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ टाइमिंग नहीं बन रही, ये ज्यादा टाइम ले रहा है और यहाँ पर फेस पहले या बाद में चेंज होता है, इस तरह से हो रहा है। तो एक प्रॉपर एक्सेलरेशन नहीं बन पाएगी, एक लिमिट में ही हम उसको मूव करवा पाएंगे। तो एक तो लिमिटेशन इसकी यही हो जाती है। दूसरी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन इज सुटेबल ओनली फॉर एक्सेलरेटिंग हैवी पार्टिकल्स, heavy particles like proton, neutron, alpha particle etc. तो ये हैवी पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही स्मॉल होता है, अगर हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो ये जो है बहुत तेजी से मूव करता है, जो इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से मूव करेगा, तो वहां पर भी एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इससे ऑसिलेट नहीं कर पाते, या कहें कि स्मॉल जो मास वाले हमारे पास पार्टिकल हैं उनको ऑसिलेट एक्सेलरेट नहीं कर पाते। उसके बाद अनचार्ज जो पार्टिकल हैं वो एक्सेलरेटेड हो ही नहीं पाते साइक्लोट्रॉन के द्वारा, जैसे न्यूट्रॉन की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की ऑसिलेशंस हम कर रहे हैं, जो कि एक रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, तभी तो उसको एक्सेलरेट कर पाते हैं, लेकिन अनचार्ज पार्टिकल को तो हम इसमें एक्सेलरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशन थी साइक्लोट्रॉन की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।